स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। खासतौर पर नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को जो अपना समय निकालकर यहाँ इस किसान चौपाल में आज हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कृषि विभाग से आए हुए हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसानों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज की किसान चौपाल में। आज की किसान चौपाल हम लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जिसमें हम चर्चा करेंगे गन्ना फसल प्रबंधन पर। खास बातचीत आज होगी, विस्तृत चर्चा होगी। वैसे तो आप सभी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि खेती कैसे होती है, लेकिन नई तकनीकों की जानकारियाँ, कुछ खास योजनाओं की जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में हम कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद रहेगी कि अगले कुछ घंटों में आप यहाँ से कुछ अच्छा, कुछ खास अनुभव लेकर जाएंगे और आगे अपनी कृषि में, अपनी खेती में उन्हें इस्तेमाल कर अच्छा लाभ कमा सकेंगे। और बिना देरी किए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और आपको बताना चाहूँगी कि आज की किसान चौपाल हम लगा रहे हैं। ग्रीन टीवी की किसान चौपाल लग रही है यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीआ फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और केवीके मुजफ्फरनगर के सहयोग से, जिसमें गन्ना फसल प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा होगी। और बिना देरी किए मैं स्वागत करना चाहूँगी अपने सभी खास मेहमानों का। श्री सत्येंद्र कुमार जी का डीएओ सर हैं मुजफ्फरनगर यूपी से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सर प्लीज स्टेज पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अरविंद कुमार सर, एसएमएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी सोमपाल सिंह सर, एसएमएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी आर.के. धूरिया सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। सर प्लीज स्टेज पर आएं। अवनीश चंद्रा सर, डीजीएम वेस्ट यूपी सेल्स, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। सर प्लीज स्टेज पर आएं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सभी मेहमानों का स्वागत करने के साथ साथ एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने किसानों का, जो देश की जान है, मिट्टी की शान है और जान है इस किसान चौपाल की, जो लग रही है आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। विस्तृत चर्चा होगी गन्ने की खेती पर, गन्ना फसल प्रबंधन पर। और क्योंकि गन्ने की खेती में विशेष महत्व, हर फसल के लिए विशेष महत्व होता है मिट्टी की जांच का। बहुत ज़रूरी होता है कि मिट्टी की जांच पर जो किसान हैं वो विशेष ध्यान दें, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान इस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं है कि मिट्टी की जांच भी करानी चाहिए। तो आज एक छोटी सी जानकारी आपको संक्षिप्त में देने के लिए हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अरविंद कुमार सर को। सर प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे किसानों को बताएं कि सॉइल टेस्टिंग का क्या महत्व है किसी भी खेती के लिए। खास तौर पर आज गन्ने की खेती पर चर्चा हो रही है, तो गन्ने की खेती के लिए सर। धन्यवाद संचालन महोदय। मिट्टी को हम माता कहते हैं कि भूमि हमारी माता है। माता का स्वास्थ्य जैसा, बच्चे की बात करते हैं कि माता का स्वास्थ्य जैसा ठीक रहेगा तो बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, यानी माता के स्वास्थ्य के साथ में बच्चे का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यदि हमारी भूमि का स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारी जो फसलें हैं वो भी गुणवत्ता युक्त होंगी, उनका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो मिट्टी का टेस्टिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाते ही सबसे पहले बीपी नापता है, टेम्परेचर नापता है और उसके बाद वो अन्य टेस्टिंग करने के लिए आपको रिकमेंड करता है। उसी प्रकार यदि मिट्टी की जांच हमें करानी है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बन देखा जाता है कि ज़मीन में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, पीएच देखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी देखी जाती है। 12 पैरामीटर्स हैं जो हम मिट्टी के नमूने से चेक करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि मिट्टी का नमूना कैसे लें। यदि नमूना सही नहीं लिया गया तो एनालिसिस भी उसकी सही नहीं होगी, परीक्षण भी उसका सही नहीं होगा। तो किसान भाई मान लीजिए उसका 1 एकड़ का खेत है तो सबसे पहले वो देखे कि 4-5 जगह से वो नमूने ले। और नमूने लेने के लिए हमें देखना चाहिए कि कहीं पे खाद ना डली हो, गोबर की खाद ना डली हो, या हमने कोई उर्वरक ना डाला हो, या घास वगैरह वहाँ पे ना हो। तो इस जगह 4-5 जगह से हम मिट्टी के नमूने ले लेंगे, 1-2 बीज से ले लेंगे। इस तरह से लेना है नमूना कि आपका पूरे खेत का वो प्रतिनिधित्व करे। उस मिट्टी को मिला लेंगे एक जगह, 4-5 जगह से लेने के बाद में, और उसके 4 हिस्से कर लेंगे। आमने सामने का हिस्सा लेंगे, 2 हिस्से छोड़ देंगे,
फिर दोबारा फिर मिलाएंगे ढेर को, 4 हिस्सों में बांट लेंगे उसको, और बांटने के बाद में फिर आमने सामने कर लेंगे। इस तरह जब आधा किलो मिट्टी रह जाएगी तो आप उसको परीक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या गन्ना किसान संस्थान, शोध संस्थान, वहाँ पे आप उसको नमूने को ले जाएंगे। 102 रुपये उसकी कृषि विभाग में परीक्षण की शुल्क है। सूक्ष्म तत्व और मुख्य पोषक तत्व, ये सब चीज़ की उसमें जांच की जाएगी। तो जांच के लिए आपको किसान का नाम, पिता का नाम, खसरा और कौन सी फसल के लिए आप नमूना का परीक्षण कराना चाहते हैं, वो सब चीज़ पूरी डिटेल में लिखी जाएगी। नमूने लेने की बात आई कि यदि फसल हमारी गेहूं, धान, सरसों इस तरह की फसलें हैं तो 6 इंच तक की हम मिट्टी का नमूना लेंगे। वी टाइप की हमने जो है गड्ढा खोद लिया और एक परत उसकी उतार ली, इकट्ठा की। इस तरह 5-6 जगह से आप इकट्ठा करेंगे तो गेहूं, धान जो कम ऊंचाई वाली फसलें हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, 6 इंच, और जो गन्ने की फसल है उसके लिए 9 इंच। यदि बाग आप लगाना चाहते हैं तो उसकी 1 फीट 1.5 फीट आप जो है मिट्टी का नमूना इतनी दूरी तक का लेंगे। किसान भाई उस नमूने को लैब में भेज देंगे और लैब में जाने के बाद में वो आपको, कृषि विज्ञान केंद्र में तो सुविधा ये है कि सेम डे भी हम चेक कर देते हैं। कृषि विभाग में भी प्रयास किया गया कि एक दिन हम नमूना का दिन रखें कि एक दिन आपको टेस्टिंग आपको सामने ही करके दे दें। अब बात आई कि ये जरूरी क्यों है। हर फसल की अपनी अलग डिमांड है उर्वरक की। तो जमीन की यदि बात करें, एनालिसिस के बाद जो हमारी परीक्षण के बाद जो हमारे रिजल्ट मिले हैं तो उसमें क्या है कि जीवांश कार्बन हमारी 0.2 और 0.3% रह गई। जहां जमीन में 1% होनी चाहिए, आज 0.2 और 0.3% वो हो गई है। और जहां पीएच 7 होना चाहिए, 6.5 और 7.5 के बीच में, तो वहां हमारी जमीन का पीएच 8.2 हो गया। उसका नतीजा क्या है? नतीजा आप देखते होंगे कि आपने सिंचाई की तो आपके 2-3 दिन बाद ही जमीन जो है सूख जाती है। फर्टिलाइजर कितना ही आप दे लें, उत्पादन आपका नहीं बढ़ रहा है, स्थिर हो गया है। तो जीवांश कार्बन जरूरी है। सूक्ष्म जीव जो हमारे हैं उसी में ग्रो करते हैं, उनका भोजन जो है जीवांश कार्बन है। बिना जीवांश कार्बन के आप अधिक उत्पादन या टिकाऊ खेती नहीं कर सकते। तो किसान भाई अपनी ज़मीन में जीवांश कार्बन डालें। यदि हम बात करें उर्वरक की, कि जो हम संस्तुत है कि कोई भी फसल हो 3 हिस्से नाइट्रोजन होने चाहिए, 1 हिस्सा फास्फोरस होना चाहिए, 1 हिस्सा पोटास होना चाहिए। और ये देखने में आया, अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं मैं, तो 27 हिस्से नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, 9 हिस्से फास्फोरस का प्रयोग कर रहे हैं और पोटास का प्रयोग हमारा 1 हिस्सा है। यानी 27-9-1 का रेशियो हमने कर दिया। और उसकी वजह से क्या है कि हमारी गन्ने की बढ़वार या कोई भी फसल बढ़वार तो ज़्यादा हो जाती है, वनस्पतिक वृद्धि तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसका उत्पादन हमें विकसित नहीं मिल पाता। कीट और बीमारी का प्रकोप अत्यंत ज़्यादा होता है। तो किसान भाई संस्तुत मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, जो भी संस्तुति है। बात आई कि किसान भाई उर्वरक का तो प्रयोग करते हैं लेकिन सही मात्रा में नहीं करते। अगर आपके पास उर्वरक कम मात्रा में है, आप पॉकेट अलाउ कम कर दी है आपकी, तो आप इसी रेशियो में 3-2-1 का रेशियो आप बांट लें, उसी हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन जो भी उर्वरक हम डालें उसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी तासीर कैसी है। हम लोग कहते हैं भाई तासीर बदल गई, कि तासीर कैसी है। तो तासीर की बात करें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। यदि इनकी बात करें तो नाइट्रोजन तत्व हमारा ऐसा है कि जैसे आपका 10-12 साल का बच्चा, आपने बच्चों को कहा भैया पानी ले आ, तो एक गिलास में आपके पास पानी ले आएगा। तो यूरिया खाद आपने एक कोने पर डाल दो, पानी दे दो, पूरे खेत में बराबर फैल जाएगा। शुरू में उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, और आखिर में उसका कम रहेगा, लेकिन बाद में वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा, उसकी मात्रा सब जगह बराबर हो जाएगी। तो नाइट्रोजन तत्व ऐसा है कि जैसे 12 साल का बच्चा, आपने पानी कहा, वो पानी लेकर चला, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो आसानी से जा सकता है। दूसरा तत्व आपका आया पोटास। पोटास तत्व ऐसा है कि जैसे 3-4 साल का बच्चा है, कि आपने बच्चे को खेत से आए, बच्चों को आपने गोद में लाने के लिए हाथ आपने बढ़ाया, 2 कदम बच्चे ने बढ़ाए, 2 कदम आपने बढ़ाए, यानी पोटास तत्व कुछ मूवमेंट करेगा, कुछ चलायमान है, पौधे को धीरे से मिल जाएगा। नाइट्रोजन की तरह नहीं है कि एकदम बढ़ के चले, थोड़ा सा बढ़ेगा। और फास्फोरस तत्व ऐसा है कि जैसे 6 महीने का बच्चा,
कि आपको अगर बच्चों को गोद में उठाना है तो आपको भी उठाना पड़ेगा। तो वो तत्व ऐसा है कि जहाँ आपने डाला वहीं वो स्थिर रहेगा। तो फास्फोरस तत्व जमीन में जड़ों के पास में होना चाहिए, जड़ों से नीचे हो पोषक तत्व उसको मिल जाएंगे। आपने ऊपर डाल दिया, गन्ने का खेत है, पेड़ी है आपकी, आपने ऊपर से बखेर दिया डीएपी और ये मान लिया कि हमारी जो है खाद हमने दे दिया और इसकी पूर्ति हो गई, तो पूर्ति उसकी नहीं हुई है। नाइट्रोजन जो उसमें तत्व है वही पौधों को मिल पा रहा है, फास्फोरस तत्व पौधों को नहीं मिलेगा। यानी जड़ के पास में वो होना जरूरी है। अब बात आई है ना पोषक तत्वों की, कि अन्य पोषक तत्व हमारे ऐसे हैं कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो मुख्य पोषक तत्व के बाद जिनकी मात्रा थोड़ी कम चाहिए, तो तत्व हमारे ऐसे हैं कि जैसे सब्जी बनाते समय आप हल्दी, नमक, मिर्च का प्रयोग करते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप एक एक चम्मच उसको सब्जी में डालते हैं। यदि कम रहेगा सब्जी का रंग अच्छा नहीं आएगा, हल्दी आपकी कम रहेगी सब्जी का रंग अच्छा नहीं है, नमक कम रहेगा तो नमक की पूर्ति नमक से ही की जा सकती है। तो इसी तरह पोषक तत्व, जिस पोषक तत्व की कमी है यदि आप उसे नहीं डालेंगे, अन्य पोषक तत्व डाल दिया तो आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अब आपका है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, वो तत्व ऐसे हो गए कि जैसे सब्जी में आप गरम मसाला डालते हैं कि दालचीनी भी है उसमें, आपका जो है काली मिर्च भी है, तेजपात भी है, सब चीज़ को मिला कर आपने बना दिया, सूक्ष्म पोषक तत्व का मिश्रण भी मिलता है। तो वो आप ये समझ लो जैसे गरम मसाला, उसकी मात्रा बहुत कम डाली जाती है। तो यदि हम किसी पोषक तत्व को जरूरत से ज़्यादा डाल देंगे, उदाहरण के रूप में आपने सब्जी बनाई, नमक जो आपने ज़्यादा डाल दिया तो आप खा नहीं पाएंगे, मिर्च ज़्यादा डाल दी, ज़्यादा तीखा होगा आप छोड़ देंगे। तो संतुलित मात्रा में उनका प्रयोग बहुत जरूरी है। तो इसी हिसाब से आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें। सूक्ष्म पोषक तत्व भी आप अपनी ज़मीन में रिकमेंडेड डोज के हिसाब से डालें। तो किसान भाई से यही अनुरोध है कि पोषक तत्वों का सही तरह से प्रयोग करें कि जहाँ फास्फोरस को जड़ के पास में होना चाहिए तत्व, पोटाश को आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, नाइट्रोजन की आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे। लेकिन बात यही है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन आपका सही समय पे डाला जाए। अब आज बात आई कार्बनिक पदार्थ की कि हम कह रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ जमीन में होना चाहिए। यदि कार्बन का नाइट्रोजन का रेशियो ठीक नहीं है, अनुपात ठीक नहीं है, तो आपका उत्पादन सही नहीं होगा। उदाहरण के रूप में आप बाग देखते होंगे कि बाग में आम के बाग हैं या अमरूद के बाग हैं, विशेष रूप से आम में ये देखने को मिलता है कि फल गिर जाता है, फल नहीं आता है, और आप कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा देखभाल की है, फल नहीं आया। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो उसका डिस्टर्ब कर गया। और उसको आप देखते होंगे कि जब आम के बाग आप किसी पैरोकार को देते हैं, वो दरांती लेकर तने पे कट लगा देता है। कट लगाने से क्या है कि उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बदल जाता है, लेकिन फल तो उसका आ जाएगा, लेकिन पौधे को वो आपके खराब कर देगा। तो प्रबंधन आप सही तरह से करें। दूसरी चीज, बाग है आपके या कोई भी पौधा है, जैसे गन्ने की बात करूं मैं, गन्ने की मुख्य फसल हमारी कि जहाँ जमीन हमारी 2,21,000 हेक्टेयर हमारी जमीन है, 1,73,000 हेक्टेयर में हम गन्ना बोते हैं। तो आप ये मान लें जहाँ तक गन्ने की या कोई भी फसल की पत्तियाँ हैं या पेड़ है आपका, जहाँ उसकी पत्तियाँ छाया जहाँ तक है वहाँ तक उसकी जड़ें हैं। जहाँ तक किसी मान लें गन्ने की पत्तियाँ आप देख लें कि 1.5 फुट तक उसकी पत्तियाँ हैं, तो 1.5 फुट दूर ही उसकी जड़ें हैं। तो उर्वरक का प्रयोग हमें वहीं पर करना है। आप जड़ के पास में आप जो है बाग हैं, जड़ के पास में आप गोबर की खाद डाल दें, डीएपी डाल दें या एनपीके डाल दें या माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दें, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप जड़ खोद के देखेंगे, जो बारीक बारीक जड़ के किनारे पे टिप्स लगी होती हैं गुलाबी रंग की या पीले रंग की, तो वहीं से पोषक तत्व जो है एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमें पोषक तत्वों का प्रबंध इस तरह से करना चाहिए, एक तो संतुलित मात्रा में करें और सही समय पर करें, और दूसरी बात है सही स्थान पर करें। तो किसान भाइयों से अनुरोध यही है कि आप इसका जो है लाभ उठाएं, अपने मिट्टी का नमूना चेक कराएं। नमूने के आधार पर जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको जो है बीपी की दवाई लेनी है या कोई बीमारी है, टेस्टिंग के बाद वो बताता है कि आपका इस्नोफिल बढ़ा हुआ है या आरबीसी कम है, तो उसी हिसाब से आपको रिकमेंड करता है वो न्यूट्रिशन वाला कि आप ये खाद डालें फसलों में। तो कृषि विशेषज्ञ ये आपको रिकमेंड करता है डॉक्टर की तरफ से कि आप ये खाद डालें, इतनी मात्रा में डालें, और इसके प्रयोग से आपको ये लाभ होगा। जो हमारी ज़मीन है अच्छी
भूमि हम किसको कहेंगे, कितने % उसमें कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए? मैं मनोज त्यागी, गांव रोहाना कला, जनपद मुजफ्फरनगर। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1 से 1.5% होनी निश्चित। सर को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और धानुका के पास गन्ना किसानों के लिए क्या कुछ खास है, क्या पहल धानुका ने गन्ना किसानों के लिए की है, सर आपको बताएंगे। धुरिया सर। पहले तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र से आए सभी वैज्ञानिक और यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पधारे सभी कृषि अधिकारी और किसान भाइयों, मेरे साथियों, मैं आप सभी का धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आज की इस किसान चौपाल जो कि ग्रीन टीवी द्वारा आयोजित है, सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी को कि उन्होंने ये मौका दिया इस तरह की चौपाल आयोजित की। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड पिछले कई सालों से कोई भी मंच मिलता है उस मंच पे किसान के सम्मान की बात करती है, किसान के प्राइड की बात करती है। मंच चाहे कोई भी हो, आज भी मैं बात वहीं से ही शुरू करूंगा किसान के सम्मान की। जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान, जब हमारा जवान चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, पहरा देता है तो आप और हम चैन की नींद सोते हैं और सिक्योरिटी फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। इसी तरह से हमारे देश का किसान जब वो खेत पे होता है, खेत पे काम करता है, कृषि कार्य करता है, तब भी इस देश को एक सुरक्षा मिलती है और वो है खाद्य सुरक्षा। और हम लोग धानुका में बात करते हैं कि किसान को अन्नदाता कहना ही काफ़ी नहीं होगा। देश का किसान देश के ग्रोथ में एक बराबर का पिलर है, एक स्तंभ है। और ये सिद्ध किया आप लोगों ने जब कोरोना था, 2 साल तक जब चीज़ें बंद थी, हम लोग बैठे हुए थे लॉकडाउन में, रेल बंद थी, हवाई जहाज बंद था, हर एक कोई बंद था, लेकिन एक चीज़ चल रही थी और वो चल रही थी, खेती चल रही थी। हमारे देश का किसान फिर भी खेत में था और खेती कर रहा था और उसी वजह से हम ये पूरा भारत देश में कहूँगा कि हम इस कोरोना जैसी त्रासदी से बाहर निकल के आ पाए। तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड देश के किसानों के इसी जज्बे को, इसी मेहनत को देश के किसानों की तरफ से प्रणाम करता है। तो आइए एक वीडियो देखते हैं जो देश के किसानों को समर्पित है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। हर साल नई नई तकनीक लेके आती है और इस तरह से तकनीक लेके आती है ताकि देश के किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उसी में से 2-3 तकनीक की बात मैं आज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं धानुका एग्रीटेक के बारे में ब्रीफ देना चाहूँगा। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड 1980 में स्थापित हुई थी। शुरू में हम लोग भी जेनेरिक मॉलिक्यूल बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि अगर हमें किसानों के साथ काम करना है तो हमें नए नए प्रोडक्ट, नई नई तकनीक लानी पड़ेगी। इसके लिए धानुका ने कई विदेशी कंपनियां जैसे जापान, अमेरिका की, क्योंकि भारत में नया प्रोडक्ट नहीं बनता, किसी भी कंपनी का नहीं बनता, बाहर से ला करके पहले इंडिया में टेस्टिंग होती है, तो वो काम धानुका ने शुरू किया। धानुका के पास आज की डेट की मैं बात करूं तो लगभग 100 के लगभग ब्रांड हैं और 400-500 के लगभग SKU हैं। 40 गोडाउन से अलग अलग स्टेट में, उन्हीं के थ्रू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर
पे मटेरियल जाता है और वहीं से आप किसानों तक पहुंचता है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसान धानुका के प्रोडक्ट उपयोग में लाते हैं। धानुका की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में है। धानुका को कई क्वालिटी के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ये प्रूव करते हैं कि धानुका क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जो भी प्रोडक्ट या उत्पाद लेके आती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। हम लोगों का अपना एक रिसर्च सेंटर है जो कि पलवल में है, जहाँ पे हम जो नया प्रोडक्ट आता है पहले टेस्टिंग उसके ऊपर करते हैं। वहाँ से टेस्टिंग के बाद फिर यूनिवर्सिटियों में प्रोडक्ट वो टेस्टिंग के लिए जाता है, फिर भारत सरकार के पास जाता है, फिर आप लोगों के पास आता है। यानी एक नया प्रोडक्ट आने में 5 से 7 वर्ष का समय लग जाता है। चूँकि बायो की काफ़ी बात हो रही है तो धानुका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी लेके आई है। ये पिछले साल ही लॉन्च की है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बायो पे 100% जाने से काम बनेगा, लेकिन हमें केमिकल और बायो का कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मिक्स यानी दोनों को मिल करके प्रयोग करने की बात करनी चाहिए। इसके अलावा धानुका प्रिसीजन फार्मिंग और ड्रोन के व्यवसाय में भी है। अब मैं बात करना चाहूँगा गन्ने के ऊपर। 3 प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करूँगा और अपनी बात स्टार्ट करूँगा मैं। वैसे तो धानुका के पास सारे प्रोडक्ट हैं, सोइंग से लेकर के बुआई से लेके गन्ने में हार्वेस्टिंग तक के सब प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि बुआई के वक्त काम आने वाले हैं। डॉक्टर साहब ने बात शुरू करी थी मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ, मैं भी वहीं से ही बात स्टार्ट करूँगा। जो डॉक्टर साहब ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा। अगर धरती हमारी माँ है, हम ये कहते हैं अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो होने वाली संतान भी अच्छी होती है, स्वस्थ होती है। इसी तरह से हमारी ज़मीन अगर स्वस्थ है तो होने वाली फसल भी स्वस्थ होती है, उत्पादन अच्छा आता है। डॉक्टर साहब ने बात करी जांच करने की कि जांच होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम इनपुट डालें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिट्टी में जो ताकत थी आज से 40 साल पहले वो आज नहीं रही है, ये आप लोग सहमत होंगे। अगर हम इतना इनपुट नहीं डालें तो शायद इतना उत्पादन हम आज ना ले पाएँ। कारण क्या है? कारण खेत अब खाली नहीं रहता। वो समय निकल गया कि गहरी जुताई करके हम खेत को छोड़ दें 1-2 महीने तक, वो नहीं होता। देसी खाद का प्रयोग कम होता चला जा रहा है, मैं कहूँगा काफ़ी कम हो गया है। देसी खाद जो सूक्ष्म जीव ज़रूरत है ज़मीन की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, देसी खाद से वो ज़मीन में मिलते थे, वो बंद हो गए, जिससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होती चली जा रही है। और फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग, माफ़ करिएगा, आंख बंद करके करने लग गए हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा या तो जांच करा के करें। देखो आप ये समझ लो कि मेरे को भूख अगर 2 रोटी की है, मैं 4 रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट खराब होगा ही होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर प्रयोग करेंगे तो वो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब करते हैं। और साथ ही साथ चूँकि इरिगेशन हम लोग ज़्यादा करते हैं तो पानी भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे प्रभाव डालता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करना है, मैं बात करूँगा कि हम कैसे देसी चीज़ और केमिकल फर्टिलाइज़र को मिला करके प्रयोग करें ताकि हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो उसी के ऊपर आइए एक छोटा पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। ये मिट्टी, यही हमारी असली विरासत है। इसकी जिम्मेदारी पुरखों से होते होते आज मेरे हाथों में है। और एक दिन ये छोटे नन्हे हाथ इसकी देखभाल करेंगे, पर तब तक उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। कर दिया ऐलान है, फसलों की शान है, खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। ये जड़ों को ताकत दिलाता है, उनकी क्षमता को
बढ़ाता है, हर पोषण को पहुंचाता है, मजबूत फसल दे जाता है। झूमते खेत और खलियान है, हर किसान का अरमान है। खुशियां चूमे आसमां, ये अनमोल सा वरदान है। अब खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। जी हाँ, माइकोर मैं ये कहूँगा बायो फर्टिलाइज़र है, टोटली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर सीधी भाषा में मैं बात करूँ तो एक देसी खाद है। जब माइकोर खेत में जाता है तो, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि भी कोई, जैसे ये हम इस बारात घर में हैं, इसकी मजबूती किस पे निर्भर करती है? इसकी नींव के ऊपर। इसी तरह से कोई सी भी फसल है, उसकी मजबूती निर्भर करती है जब उसकी जड़ें अच्छी हों, जड़ों का विकास अच्छा हो। तो माइकोर जब हम खेत में डालते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होता है और जड़ों का डेवलपमेंट आप ये समझ लिए 8 से 10 गुना तक ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो फर्टिलाइज़र आप खेत में डालते हैं उसका नुकसान नहीं होता। पौधे उन फर्टिलाइज़र को यानी तत्वों को ज़्यादा आसानी से ले पाते हैं। और चूँकि माइकोर देसी खाद है, बायो फर्टिलाइज़र है, तो ये चूँकि लाभकारी फंगस जीवाणुओं से बना हुआ है तो ज़मीन में लाभकारी जीवाणु देता है। माइक्रोब सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, ज़मीन भुरभुरी होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और गन्ने में या कोई सी भी फसल है उसमें ब्यात अधिक आएगी, टिल्डिंग अधिक होगी और उत्पादन अच्छा आएगा। इसकी जो प्रयोग मात्रा रिकमेंडेड है 8 किलो प्रति एकड़। 8 किलो को आप एक बार में भी दे सकते हैं, 2 बार में भी कर सकते हैं। अभी चूँकि बुआई का समय है तो आप 4 किलो माइकोर बुआई के वक्त दें और 4 किलो पहले पानी के वक्त दें तो ज़्यादा बढ़िया है। बायो फर्टिलाइज़र के लिए ये कहा जाता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन धानुका का माइकोर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बना है। इसके स्पोर्स की एक कोटिंग की जाती है जेल से, तो हम लोग बाकायदा रिकमेंड करते हैं, चूँकि इसके जीवाणु सुरक्षित रहते हैं तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिला करके भी खेत में छिट्टा लगा सकते हैं। माइकोर को काम करने के लिए सिर्फ खेत में हल्की नमी की ज़रूरत है। जैसे ही खेत में जाता है ये अपना जड़ों के साथ काम शुरू कर देता है। ये इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख रहे हो, जड़ों का विकास अच्छा हो जाता है और साथ के साथ पत्तियों की डेप्थ या चौड़ाई भी बढ़ती है और हरापन बढ़ता है। जब पत्तियों पे हरापन ज़्यादा है तो भोजन ज़्यादा बनेगा, भोजन ज़्यादा बनेगा तो उत्पादन अच्छा आएगा। और ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं ये किस चीज़ का फ़ोटो है? वाइट ग्रब का। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बीच में इसका अडल्ट है, एक साइड में यंग है और एक तरफ जो है वो मैच्योर लार्वा है। 238 जो वैरायटी, एक टाइम था दीमक की यहाँ काफ़ी समस्या थी, लेकिन फिर टॉप बोरर, अब साथ के साथ वाइट ग्रब और रेड रोड, इस तरह की समस्याएं बढ़ने लग गई हैं। ये जो वाइट ग्रब है इसका 6 से 8 महीने का जीवन चक्र है और सर्दियों में खाली ये नीचे चला जाता है और जैसे ही अब मौसम ठीक होगा इसका ग्रब ऊपर आने लगता है और जड़ों में नुकसान करने लगता है। जुलाई अगस्त में जाकर के लगता है जैसे खेत बैठ गया, इस तरह से लगता है। ये इसके नुकसान के लक्षण हैं। पहले पत्तियां सूखती है, फिर पूरा पौधा बैठने लगता है और क्या कहते हैं कि शुरू में अगर जर्मिनेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। जब ये ग्रब अगर इस वक्त भी ऊपर आ जाए तो कई बार मौसम चेंज होने के बाद ये ऊपर भी आने लगता है। तो इसके कंट्रोल के लिए, इस वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए जो धानुका की ऑफरिंग है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम वाइटेक्स के नाम से जानते हैं। वाइटेक्स
कुछ नहीं है, बायो प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये प्रभावशाली तरीके से इस वाइट ग्रब को कंट्रोल करता है। इसकी जो रिकमेंडेड मात्रा है 2 किलो प्रति एकड़ है। 2 किलो आप बुआई के वक्त इसका प्रयोग करें, इवन आप खेत तैयार करते हैं तब भी डाल सकते हैं, और या जब सेट लगाते हैं आप तब भी इसको डाल सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये पहली बात तो दीमक और वाइट ग्रब दोनों को कंट्रोल करेगा। ये चूंकि एक फंगस है, जैसे ही खेत में डाली जाती है वैसे ही दीमक और ग्रब के ऊपर सब हरे रंग की काई जमा देती है, यानी इस तरह से फंगस डेवलप कर देती है जिससे वाइट ग्रब और दीमक मरने लगती है। इस तरह से तो आप वाइटेक्स 2 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और दीमक और वाइट ग्रब दोनों की समस्याओं से आप इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि वाइटेक्स है प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। और अब मैं आखिर में बात करूंगा, ये मेरी आखिरी डिस्कशन है। मोथा, जिसको हम कहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार है। 4 मारो तो 8 बन के आते हैं, 8 को कंट्रोल करें तो 12 बन के आते हैं, यानी ये कंट्रोल नहीं होता। इसको दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए धानुका ने एक प्रोडक्ट 2014 में दिया था, उसका प्रयोग आज भी आप कर रहे हैं। तो आइए उसके ऊपर एक वीडियो देखते हैं। अरे आनंद, भैया घर बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। अरे आओ चलो प्रसाद ले लो। नहीं, वो क्या है, खेत में मोथा निकला है तो उसी का बंदोबस्त करने जाना है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके खेत में? अरे हमारा तो हो चुका है। हो चुका है? हाँ। अच्छा चलता हूँ। अरे आनंद, देख रहे थे अमिताभ बच्चन का, तो दोस्त बोल रहे हैं उसको अमिताभ बच्चन के लिए भक्तावर, वो ऊपर से हम बोल रहे, अरे उसका नाम भक्तावर। अरे है, आनंद, क्या बोले? कहाँ जा रहे हो? रुको ना, चाय तो ले लो। नहीं, रुकने का टाइम नहीं है। खेत से मोथा जाने को राजी ही नहीं। चलता हूँ। अरे कहाँ? चलो बच्चों, रेडी? और पुरुषोत्तम भैया, बोलो आनंद। कहाँ चल दिए? सोचा कि जरा फैमिली के साथ घूम के आ जाऊं। हाँ आप चलो। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मोथा तो आपके भी खेत में था, फिर भी आप इतने निश्चिंत कैसे? मैं तो इसे एक जगह काटता हूँ तो ये दूसरी जगह आ जाता है। आनंद, मैंने ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गांठों के ऊपर वार किया है। मतलब? सेम्प्रा ये मोथे को गांठों से खत्म कर देता है, तो इसे एक बार अपना और हर बार की चिंता छोड़ दे। धानुका का सेम्प्रा गांठों से खत्म करे मोथा। सेम्प्रा मोथे का सबसे बेहतर समाधान। जी हाँ, सेम्प्रा आपका जाना पहचाना पूरे विश्व में एकमात्र प्रोडक्ट जो रिकमेंडेड है, रजिस्टर्ड है मोथे को गांठों से ख़त्म करने के लिए। सेम्प्रा निसान जापान की एक टेक्नोलॉजी है जो सिस्टेमिक है, मोथे को गांठों से ख़त्म करता है। ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री है, यानी गन्ने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। और इसकी जो प्रयोग रिकमेंडेड है वो ये है कि 3 से 5 पत्ती का मोथा हो और खेत में नमी हो, तब आप इसका प्रयोग करें। और सेम्प्रा तो मोथा मारता है, लेकिन दूसरे खरपतवार कंट्रोल करने के लिए सेम्प्रा के साथ आप 58% की 2,4-D या मैट्रीविजन मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों के साथ कंपैटिबल है, तो दूसरे खरपतवार भी नियंत्रित हो जाते हैं। 2-3 सावधानियां मैं रिपीट करना चाहूँगा। मोथा 3 से 5 पत्ती का हो, खेत में नमी हो, कट नोजल का प्रयोग करें, 150 लीटर पानी लगाएं 1 एकड़ में, और मोथा प्रभावशाली तरीके से सेम्प्रा द्वारा कंट्रोल होता है। ये तो था सेम्प्रा की बात। आप एक ये देख रहे होंगे कि एक खरपतवार राशि नया आ रहा है, जल्द आ रहा है। सेम्प्रा वालों का ही है, धानुका एग्रीटेक का ही है। ये खरपतवार नाशी गन्ने का ऐसा उत्पाद होगा
जो सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा सभी को एक साथ कंट्रोल करेगा, यानी अलग अलग चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उत्पाद इसी महीने लॉन्च होने वाला है, अगले महीने आपको बाज़ार में मिलने लगेगा, लेकिन सेम्प्रा बिल्कुल उपलब्ध है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोगों ने बात करी माइकोर की, यानी देसी खाद की, वाइटेक्स की बात करी जो कि वाइट ग्रब के लिए है, फिर हम लोगों ने लास्ट में बात करी सेम्प्रा की। तो मेरा जो आज का सवाल रहेगा, वाइट ग्रब या सफ़ेद गिडार या दीमक दोनों की समस्या गन्ने में है, और उसके नियंत्रण के लिए मैंने बात करी थी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। उस प्रोडक्ट का नाम और उसकी मात्रा प्रति एकड़ बतानी है। मेरा नाम मनोज कुमार है, गाँव ननेड़ा, ब्लॉक मोरना। वाइट वैक्स 2 kg प्रति एकड़। यस, वाइटेक्स 2 किलो प्रति एकड़। बहुत सही जवाब, एकदम। सुखतीर्थ एफपीओ हैं, उसके डायरेक्टर हैं आनंद पाल प्रधान, उनका भी खास सहयोग रहा है आज की किसान चौपाल में, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं उनको भी कहना चाहूंगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सोमपाल सिंह सर को, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, जो आपको बताएंगे कि पीएम फसल बीमा योजना और कुसुम स्कीम, आप सभी इन योजनाओं के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो अक्सर किसानों से छूट जाते हैं और वही बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे सर सोमपाल सर, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस चर्चा से संबंधित 2 सवाल आएंगे। धन्यवाद शिप्ता जी। इस किसान चौपाल में उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एफपीओ के प्रतिनिधि, सम्मानित किसान भाइयों, एक बार सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ग्रीन टीवी की तमाम टीम को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक किसानों के हितार्थ एक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है, ये बहुत अच्छी पहल है। किसान भाइयों, मैं 2 योजनाओं पर चर्चा करूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम सोलर पंप योजना। पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का बहुत ऐड भी आता है, बहुत हमारे किसान इसे लगा भी रहे हैं। किसान भाइयों, आपने भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम सुना होगा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना होगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना होगा। ये सब भारतीय जीवन बीमा निगम मनुष्य का बीमा करते हैं, जीवन बीमा करते हैं, और ये कंपनियां संपत्ति का बीमा करते हैं। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें किसानों की फसल का बीमा कराया जाता है। ये योजना पूरे देश के अंदर लागू है, और अगर हम अपने जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें, रबी और खरीफ दोनों सीजन में अधिसूचित फसलें ली गई हैं। जैसे रबी में हमारे जनपद में गेहूं, सरसों और आलू 3 फसलों को लिया गया है, और रबी में केवल धान की फसल को लिया गया है। इसमें किसानों को जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किसान को इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। कैसे किसान अपना बीमा कराए? जो हमारे ऋणी किसान हैं, यानी जिन्होंने केसीसी या लोन ले रखा है बैंक से, और या गैर ऋणी किसान हैं, उन सब का बीमा इस योजना के अंतर्गत किया जाता है और स्वेच्छा से किया जाता है। जैसे खरीफ और रबी में दोनों सीजन में गेहूं का बीमा किया जाता है। उसकी कितनी प्रीमियम होती है मैं आपको बता दूं। जो बीमित राशि है गेहूं की 88,100 रुपये प्रति हेक्टेयर एक बीमित राशि है, और उसकी 1.5% प्रीमियम किसान से ली जाती है 1,321 रुपये। सरसों की 74,200 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि है सम एश्योर्ड, और उसका 1.5% 11,013 रुपये उसकी प्रीमियम ली जाती है। आलू की 1,88,800 रुपये बीमित राशि है, और उसका 5% 9,440 रुपये किस्त ली जाती है किसान से, तब उसका बीमा कराया जाता है। धान का 82,700 रुपये, 2% 1,632 रुपये उसकी किस्त ली जाती है। इस बीमा कराने के लिए किसान भाइयों को संबंधित बैंक शाखा में जा सकते हैं, जन सेवा केंद्र पर इसका बीमा कराया जा सकता है,
और हमारे जनपद में जो शासन द्वारा नामित की गई कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, उसको नामित किया गया है। वो तहसील स्तर पर और जनपद स्तर पर उनके प्रतिनिधि रहते हैं। तो किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इनको क्षति किस प्रकार मिलती है, इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होती है, कैसे नुकसान हो जाता है। मान लिया ग्राम पंचायत, दो तरह से क्लेम मिलता है इस योजना के अंतर्गत। ग्राम पंचायत स्तर पर जो पूरे गांव का रकबा होता है, उसमें यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो ओलावृष्टि हो जाए, चक्रवात वर्षा हो जाए, अति बेमौसम वर्षा हो जाए, उन सब के अंतर्गत यदि 75% नुकसान होता है तो पूरे गांव में जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है उन सबको क्लेम देती है कंपनी, उसका सर्वे करा करके। व्यक्तिगत स्तर पर जो है, फसल की अवधि में, खड़ी फसल में यदि प्राकृतिक आपदा के कारण ओलावृष्टि हो गई है या बिजली, आकाश या बिजली गिरने से आग की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उन सबको जो है 50% से अधिक नुकसान है तो उसको क्लेम मिलता है। या फसल की कटाई के उपरांत, फसल कट गई, फसल खेत में पड़ी है, उसके 14 दिन तक यदि बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण, चक्रवात तूफान के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो उसमें भी उसको व्यक्तिगत क्लेम दिया जाता है, बशर्ते किसान 72 घंटे के अंदर उसकी सूचना संबंधित बैंक में। इस बात का और ध्यान रखें, मैं किसान भाइयों को बताऊं, रबी की फसल में क्रॉप का इंश्योरेंस कराने के लिए, फसल का बीमा कराने के लिए एक तिथि निर्धारित है, वो 31 दिसंबर। रबी की फसल में यानी कि यदि गेहूं का, सरसों का, आलू का यदि बीमा कराना है तो उसकी लास्ट तिथि, अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है। और खरीफ में 31 जुलाई होती है, खरीफ में 31 जुलाई होती है। तो किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएं। और मैं दूसरी योजना जो बहुत चर्चित योजना है उस पर चर्चा करूंगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम सोलर पंप। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि जहां पर बिजली की समस्या है, अब हमारी जोत, हमारी कृषि की जोत निरंतर 1.5% घट रही है, चाहे वो कॉलोनियों में जा रही है, सड़कों में जा रही है, फैक्ट्रियों में जा रही है, रेलवे लाइन में जा रही है। उन सब की सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने ये सोलर पंप की स्कीम लागू की है। इसमें 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तक के सोलर पंप किसानों को अनुदान पर दिए जाते हैं। इसमें 60% का अनुदान किसान को दिया जाता है, 30% राज्य सरकार का और 30% केंद्र सरकार का। इसका लाभ किसान कैसे लें? योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण उनका होना चाहिए। www.agriculture.government.in इस पोर्टल पर वो अपना पंजीकरण अनिवार्य कराएं। और सोलर पंप के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, सोलर पंप के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। और पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इस योजना का लाभ किसानों को दिया जाता है। जब टोकन किसान अपना काट लेगा, उसी के मोबाइल फ़ोन पे OTP आता है और जब टोकन कंफर्म हो जाएगा और टोकन राशि 5,000 रुपये किसान से जमा कराई जाती है। जब वो टोकन कंफर्म होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उसको मैसेज आएगा किसान को उसी फ़ोन पे कि अब आप अपनी शेष धनराशि जमा करा सकते हैं। मैं अभी बता दूंगा कितनी धनराशि और कितनी सब्सिडी किसान को दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। इसमें जो है कितनी सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई किसान 2 HP का सोलर पंप लगाना चाहता है, उसकी टोटल कॉस्ट होती है 1,74,541 रुपये और उस पर सब्सिडी किसान को मिलेगी 1,04,725 रुपये। और किसान का जो कृषक अंश है जो किसान को दिया जाएगा वो 64,816 रुपये। 3 HP की जो टोटल कॉस्ट होती है इस सोलर पंप की 2,32,721 रुपये। सब्सिडी इस पे मिलती है 1,39,633 रुपये। और कृषक अंश जो कृषक को जमा करना होता है 88,088 रुपये। 5 HP
टोटल कॉस्ट 3,27,498 रुपये, 1,96,499 रुपये सब्सिडी और 1,25,999 रुपये किसान को देने पड़ते हैं। 7.5 HP टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की 4,44,094 रुपये और सब्सिडी किसान को मिलेगी 2,66,456 रुपये और 1,72,638 रुपये किसान को जमा करने होंगे। यदि कोई 10 HP का सोलर पंप लगाना चाहता है किसान तो 5,57,620 रुपये का टोटल कॉस्ट होगी और 2,66,456 रुपये उसको सब्सिडी दी जाएगी और किसान को जो जमा करना होगा 2,86,164 रुपये। इस स्कीम के अंतर्गत ये एक बढ़िया बात है कि टोटल कॉस्ट नहीं जमा करनी पड़ती है। यदि किसान किसी और योजना का लाभ लेते हैं तो टोटल कॉस्ट जमा करनी पड़ती है और सब्सिडी उसके अकाउंट में जाती है, परंतु इसी स्कीम में किसान को केवल कृषक अंश सब्सिडी काटने के बाद जो अंश बनता है वो किसान से जमा कराया जाता है और केवल किसान के पास बोरिंग होना चाहिए, कम से कम 6 इंची बोरिंग होना चाहिए और यदि 7.5 से और 10 HP वाला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 8-9 इंच बोरिंग मस्ट है किसान को, वो उसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह से इसका प्रावधान है। इस संबंध में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः सबका धन्यवाद और ग्रीन टीवी का भी धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन ये ब्लॉक स्तर पर भी करते हैं, तहसील स्तर पर भी और ग्राम पंचायतों की चौपालों में भी करते हैं। धन्यवाद। सर आपका 1 मिनट और चाहूँगी। दोनों योजनाओं से संबंधित एक सवाल सर पूछेंगे। सर दोनों स्कीम से संबंधित एक सवाल, एक कुसुम से संबंधित और एक PM स्कीम से संबंधित। जनपद मुजफ्फरनगर में रबी की मौसम में कौन सी फसलों का बीमा किया जाता है, कौन सी फसलें अधिसूचित हैं? मेरा नाम विजेंद्र सिंह, ग्राम मोहनपुर और ब्लॉक खतौली। रबी की फसलों का बीमा किया जाता है। नंबर 1 गेहूं, सरसों और आलू। बिल्कुल ठीक जवाब। PM कुसुम सोलर पंप योजना के अंतर्गत टोकन मनी कितनी जमा की जाती है? नाम संजीव कुमार, गांव दिराहेड़ी, ब्लॉक मोहना। 5,000 रुपये जमा करती है। ठीक है। तो हमारे बीच एक ऐसे सफल किसान हैं जो गन्ने की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सर मंच पर आएं और अपने अनुभव, अपनी सफलता की कुछ बातें आपसे शेयर करें। मनोज त्यागी सर, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। 5 मिनट एक संबोधन हमारे किसानों को उत्साहवर्धन कि गन्ने की खेती से अच्छा मुनाफा करने के लिए, कमाने के लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। सर धन्यवाद मैडम। सम्मानित किसान साथियों, अधिकारीगण, गन्ने की खेती पर मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं पूरे इसमें, तो ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी, लेकिन आमंत्रित किया तो चलो जितना छोटा मोटी बात हम भी जाना वो भी थोड़ी सी आपसे शेयर कर लो। गन्ने का एक बहुत छोटा सा फार्मूला है कि खेत में गन्नों की संख्या और प्रति गन्ने का वजन, ये गन्ने की पैदावार का एक छोटा सा फार्मूला है। अब खेत में गन्नों की संख्या कैसे बढ़ानी, इसके लिए बुआई से शुरू होकर और लास्ट तक इसके लिए एक प्रक्रिया है, आप सब भी जानते हैं। बुआई के समय सही नमी हो, बीज स्वस्थ हो, बुआई की गहराई निश्चित हो, खाद पानी, इस सब के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वजन कैसे बढ़ाना गन्ने के लिए, अब उसके लिए अलग अलग कंपनी बैठी हैं बाजार में, बहुत चीज़ में आपको दे भी रही हैं, आप कर भी रही हैं और बहुत अच्छी फसल भी गन्ने की हो रही है मुजफ्फरनगर में। उसके फार्मूले के लिए यही है कि भाई कीड़े का प्रबंधन, खाद का प्रबंधन कैसे करें, इस पर आप लगातार काम कर भी रहे। लेकिन उसके बाद भी अब की बार आप सब ने देखा ही कि भाई गन्ने में आपदा आई है और गन्ने की पैदावार एकदम बहुत तेजी से गिर गई। कई किसान तो ये बताते थे कि हमने 10-10, 12-12 स्प्रे भी कर लिए और कोई फर्क उस पर ज्यादा पड़ा नहीं है। तो आपके हाथ में तो लगभग 30% काम है, बाकी तो ऊपर वाले का भी इसमें पूरा दखल है। 70% तो उसी का हाथ में है, किस वातावरण को बनाया था, किस कीड़े की कितनी क्षमता पैदा कर दे कि वो मरे ना मरे। लेकिन गन्ने की खेती करने में जो किसान बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं और जो पाया भी गया है अब की बार कि कीड़े को कैसे रोका, तो अब का जो नोट करी गई है बात, जहाँ जहाँ भी लाइट प्रबंधन था
चाहे वो हाईवे के किनारे था या कहीं टोल प्लाजा है या किसी की टॉयल पर बल्ब लग रहा, वहाँ कीड़े का प्रकोप बहुत कम हुआ। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। और वहाँ गन्ना बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा। अभी मेरे भाई बैठे नित्यानंद, हम चर्चा करते आ रहे थे कि लाइट प्रबंधन जो हमारे वैज्ञानिकगण बहुत पहले से कहते आ रहे कि जी इसका प्रबंधन करा जा, लेकिन किसान भाई सब जगह ना बिजली है ना लाइट का प्रबंधन है। लाइट आप लगाओगे सोलर वगैरह की है तो चोरी होने का भी डर है, इतनी जेब में पैसे नहीं कि रोज रोज लाइट लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर निश्चित करना इस बार कि लाइट का प्रबंधन जरूर करो। छोटी मोटी बैटरी बहुत बाजार में आ रही है, भले ही वो कहीं भी वो, उसके लिए जरूरी है कि लाइट लगा दो। और एक पीला कट्टा जो यूरिया खाद आता है जिनमें पीले कट्टे में, उसे टांग दो लाइट के नीचे, ऐसा लाइट लगा कर पीला कट्टा बांध दो और उस पर काला तेल या ग्रीस, खराब ग्रीस, उसका थोड़ा लेप कर दो, उस पर कीड़ा आ जाएगा और कीड़ा आकर उस पर चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद जो वो आपकी फसल को नुकसान नहीं करने का। और उसके नीचे कोई तसला या कुछ भी उसमें कोई जहरीला पदार्थ गिर कर वो रख दे, ताकि कीड़ा अगर गिरा तो उसमें गिरा और वो उससे खत्म हो जाए। यह सबसे बढ़िया सस्ता प्रबंधन है गन्ने का, जो बिल्कुल 100% जिसका रिजल्ट रहा है अब की बार। इसके लिए बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगती और ऐसा भी नहीं कि भाई सभी खेत में करना जरूरी, एक चक पर एक जगह हो जा या 5-4 किसान मिलकर कोई बड़ी लाइट लगा सकते हो तो वो लगा लो। इसका प्रबंधन जरूर करो। बाकी दवाइयाँ तो भाई अलग अलग कंपनी का आ ही रही है, अब डाल भी रहे हैं। तो इतनी सी बात मुझे थोड़ी सी आपको बतानी थी कि कीड़े के प्रबंधन के लिए वो करा। और एक फंगस का जरूर ध्यान रखना। फंगस पर चूंकि गन्ना को फंगस ना पकड़ लिया, गन्ना ही गन्ना होने की वजह से क्षेत्र में गन्ने की इतनी उत्पादकता नहीं मिल रही जितनी अब लागत आ रही है। तो इसमें फंगस का भी बहुत बड़ा रोल है। फंगस को भी नियंत्रण करने के लिए ये ट्राइकोडर्मा वगैरह, ये जो भी सस्ते वाले हैं इन्हें जो इस्तेमाल जरूर करो, उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। की संख्या बढ़ाने के लिए बाबूजी आपको बीज स्वस्थ लेना पड़ेगा, चढ़ाया का कांची घेरनी पड़ेगी, क्योंकि बीज जमाओं की भी एक प्रतिशतता महाराष्ट्र में जमाव बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं महाराष्ट्र में गया और प्रदेशों में जाने का मौका मिला, लगभग देश के बहुत राज्यों में गया हूँ। तो उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि बीज स्वस्थ हो, खेत में या गिडार वगैरह की इनका प्रबंधन आप करो। दूसरी बात, उन वैरायटी का चयन जरूर करो जो चूंकि 38 तो लगभग अब खत्म होने की स्थिति में जा लिया, उनका जरूर करो जिनमें मेढ़ा ज़्यादा होता है, जो फुटाव ज़्यादा करती हो, उस पर थोड़ा ध्यान दे। लेकिन बीज की शुद्धता और बीज का जो स्वास्थ्य है उस पर जरूर ध्यान दे, क्योंकि स्वस्थ बीज ही जम पाओगा। और जब आप जमाव अच्छा कर लेंगे तो फिर तो आगे काम जो ठीक ही हो जाएगा। उसके लिए नमी और बीज की स्वच्छता ये बहुत जरूरी है। एक गहराई का जरूर ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा गहरा ना बो, बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना बो। बुआई का विधि जो आप अपना रहे, ट्रेंच या जो भी आप अपना रहे हो वो तो अपनाते रहो, उसका कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है जी। लेकिन बीज की चढ़वा जरूर रखो कांची, ये मैंने अपना तजुर्बा बता रहा आपको। हाँ जी, क्योंकि छिद्दा बो का भी भाई दफ़ा जमाव रुक जाओ तो अब मैंने एक कांची रुक गई तो बहुत दूर। हाँ, घिन का बो मैं कह रहा ना इस बात को। जमाव का एक ही तरीका, घिनके का इलाज तो हो कि आप उसे काट भी सको, लेकिन अगर जमाव छिद्दा रहेगा उसका क्या इलाज करोगे? बताओ क्या इलाज करोगे? जो जमाव छिद्दा रहेगा उसका इलाज क्या करोगे आप? हाँ बता दो, आगे बता दो। मैं ये नहीं कहता कोई सारा तजर्बा मुझे ही है। अरे भाई बहुत तजर्बेकार लोग बैठे, मैं भी तो बता सका आगे, बता दो आप। धन्यवाद। आदान प्रदान होना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक सफल किसान दूसरे सफल किसान से जानकारियों का आदान प्रदान करें तो अच्छी बातें साझा हो पाती हैं। और यही ग्रीन टीवी के किसान चौपाल का भी मकसद रहता है। थोड़ी सी शांति आप लोग बनाकर रखेंगे तो कार्यक्रम ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सत्येंद्र कुमार सर को, DAO हैं सर, मंच पर आएँ और हमारे किसानों को बताएँ कि एग्रीकल्चर स्कीम्स का क्या महत्व होता है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं महत्वपूर्ण जिनके बारे में किसान जानते हैं लेकिन उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो DAO सर आपको बताएंगे कि ऐसी स्कीम्स का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं। सर धन्यवाद। आज ग्रीन टीवी की तरफ से कृषक चौपाल का आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ में हमारे दूर दराज गाँव से आए हुए सभी अन्नदाता किसान, विभिन्न कंपनियों के लोग, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी, मीडिया, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस चौपाल में आप लोगों को आने से। मैं जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर,
देखिए, शासन लगातार किसानों के लिए हम लोग काम करते हैं। जब तक किसान अच्छी खेती करता है तो हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है। इस क्षेत्र में मैं चूँकि पहले इलाहाबाद में था, लखनऊ में भी था, लेकिन ये पूरा क्षेत्र इतना अच्छा है, कृषि के संबंध में इतना बेहतरीन खेती होती है, चाहे गन्ने की हो चाहे गेहूं की हो। फील्ड में जाते हैं, देखते हैं। और ये अग्रणी केवल अभी से नहीं हुआ कि अभी कोई विशेष परिस्थितियां हैं। चूँकि मैं यहाँ का गजेटियर पढ़ रहा था तो अंग्रेजों के समय सन 1900 में 1861 में भी बहुत अच्छी खेती होती थी। जब हरित क्रांति आई तो हमारा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन्होंने उस पूरी योजनाओं का बहुत अच्छी प्रकार से, या जो नई नई तकनीकी हैं उसका बहुत अच्छा एडाप्टेशन किया है। और आज भी बहुत बेहतर ये लोग, आप लोग खेती कर रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा शांत रहिए भाई, जो विभागीय योजना है उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट रहने की आवश्यकता है। हमारे विभाग की जो सबसे प्रमुख योजना जो वर्तमान में आज चल रही है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसमें बहुत सारे लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा होगा। 2000 रुपये साल में 6000 रुपये की किस्त सरकार इसलिए देती है कि किसानों को अपने कृषि निवेशों की, वैसे बहुत की कृषि निवेशों के कुछ ना कुछ आपूर्ति कर लें। अब इस योजना में जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी किसान बार बार आते हैं और अपनी समस्या भी रखते हैं। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि आपकी लैंड सीडिंग होनी चाहिए जो तहसील से होती है। और सबसे ज़्यादा समस्या इस योजना में आई जो हम लोग फेस किए और काफ़ी हद तक इसका निराकरण भी करवाए, कि संबंधित व्यक्ति के जो खाता है वो आधार सीडेड नहीं होता। और चूंकि अब पेमेंट आधार सीडेड है, आधार बेस्ड पेमेंट है, जो खाता आधार से लिंक होगा उसी में पेमेंट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको करवाना है। दूसरी बात, कल मैं एक देख रहा था, एक मेरे सामने किसान का प्रकरण आया। देखिए, इसमें योजना में ये भी है कि आप अपने स्तर से इसको छोड़ भी सकते हैं। तो कभी भी काफ़ी लोग देखते रहते हैं उसको नेट में डाल करके। तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें ध्यान दीजिएगा कि कभी बहुत ज़्यादा उसको देखना। एक लोगों का गलती से अपने आप गिव अप हो गया, अब वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही। तो उसमें क्या होता है कि 2 या 3 बार OTP मांगता है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हमारा अपने मन से हो गया। जब तक आपका वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे OTP आप नहीं इंटर करेंगे तब तक वो गिव अप नहीं होगा। तो इस योजना में 2-3 चीज़ें हैं। जो अपात्र हैं, जैसे जो इनकम टैक्स पेई हैं या कोई किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको इसमें पात्र नहीं हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार हम लोगों के सामने चीज़ें आती हैं कि 2019 के बाद जिन लोगों ने नई ज़मीन खरीदी है, नया बैनामा करवाया है, उनको इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। वरासत, जैसे किसी के पिता की मृत्यु होने के बाद उनके बच्चों में जो ज़मीनें आती हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप जन सेवा केंद्र से, जैसे वरासत दर्ज हो गई, खेती दर्ज हो गई, पहले तो आप ऐसी परिस्थितियों में वरासत दर्ज करवाते हैं, खेती नाम आती है, तो वो आप कर सकते हैं, उनके वो पात्र हैं हमारे। तो ये बहुत अच्छी योजना है जिसका आप लोग, अगर कोई किसान भाई का लाभ ना मिल रहा हो, इसमें कोई दिक्कत हो, तो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों को अपना आधार नंबर और डिटेल आप दे दीजिए। तो अगर कोई कमी होगी तो उसका हम निराकरण करेंगे। सबसे बड़ी योजना में सबसे बड़ी इसमें अच्छाई ये है सरकार की तरफ से, मान लीजिए किसी के दिक्कत आ गई, NPC बैंक में आधार सीडेड नहीं है या लैंड सीडेड नहीं हो पाया, अगर वह पात्र है और जब से उसने रजिस्ट्रेशन किसान भाई ने करवा रखा है, उसका जैसे ही सही होगा तो जिस तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन है उसी तारीख से किस्तें जोड़ करके आएंगी। ऐसा नहीं है कि पीछे की पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की, इसका सब लोग ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं। और अधिकतर किसानों को, लगभग 1,67,00,000 किसानों को मिला भी है, मिल रहा है इस समय, वर्तमान समय में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सोमपाल जी ने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा, इसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं खरीफ और रबी में। थोड़ा किसान भाई यहाँ गन्ना के हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले गन्ना भी फसल बीमा में आच्छादित थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने ही, विशेष तौर पे मुजफ्फरनगर के लोगों ने ही इसको
हटा दिया। ऐसी परिस्थितियों में ठीक है, गन्ना मजबूत फसल है, इसमें ज़्यादा प्रकोप नहीं होता, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप नहीं होता, लेकिन कभी न कभी बीमारी का भी प्रकोप होता है। जिन किसानों के किसान सम्मान निधि नहीं आ रही, यहाँ वो मौजूद हैं, आए हुए हैं, तो शर्मा जी एक कर्मचारियों को लगा दो, उनका डिटेल लिख लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं आधार नंबर, नाम, और उसको देख करके रेक्टिफाई करवाएंगे। चीज़ें सही होंगी। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर गड़बड़ी है वो मिलेगा। अगर किसी ने कह दिया है कार्यालय में कि देख करके कि ओके है, तो इसका मतलब ओके है और वो पैसा आपको मिलेगा। जब भारत सरकार से वो रिलीज होगी किस्तें, तो वो जरूर मिलेगी आपको। इसके अलावा हमारे पास एक महत्वपूर्ण योजना है प्रमाणित बीजों का, जो हम लोग देते हैं। एक चीज़ जो हम बता रहे हैं, देखिए अभी आपको प्रमाणित बीजों पे जो डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलता है, शासन में ऐसी प्रक्रिया चल रही है हम लोगों की तरफ कि जो पहले हम लोग आपको अनुदान छोड़ करके देते थे, पैसे अनुदान का केवल पैसे लेते थे, वो भी जल्द से जायद या जायद के बाद खरीफ से वो लागू हो जाएगी योजना। ये बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी किसान भाइयों को, क्योंकि वो पहले पूरा पैसा जमा करते थे, फिर वही पैसा हम सरकार के खजाने में जमा करते थे, फिर वो हम डीबीटी करते थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोगों का MOU हो चुका है, मशीनें आ चुकी हैं। आने वाले समय पे हम किसान भाइयों को एट सोर्स सब्सिडी देने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन किसान भाई ये भी समझ लीजिए कि जो हर साल आप लोग बीज खरीदने की प्रवृत्ति डाल रहे हैं, ये उचित भी नहीं और सही भी नहीं। अगर आप एक बार प्रमाणित बीज या आधारी बीज हमारे गोदाम से ले जाते हैं, तो कम से कम 3 साल तक उस बीज का आप उपयोग करिए। इसीलिए बीज ग्राम योजना भी चलती है हमारे विभाग की। अब उसके लिए क्या करना है, पहले सारे किसान हर साल बीज नहीं खरीदते थे। ये इधर 10 सालों से चलन चालू हुआ है कि किसान क्या करता है कि अपना पूरा पैदा किया, बेच दिया, या जो भी किया, शेष जो बचा हुआ उसको जो है फिर वो हर साल बीज लेने बीज गोदामों में चला गया या प्राइवेट दुकानों में चला गया। भाई आप क्यों महंगा बीज लेते हैं हर साल? अगर एक बार अच्छा बीज ले लिया, उसको कम से कम 3 साल आप आराम से बो सकते हैं, बशर्ते उसमें सावधानी थोड़ी रखनी है। अब इस सावधानी में कैसे करना है, आपको बीज तैयार करना है, अपने लिए बीज तैयार करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि आप गेहूं का जैसे बीज है, तो अगर आप कंबाइन से जब गेहूं की बालियां आ जाएं, तो खेत में अगर ऑफ टाइप का पौधा दिख रहा है या कोई ऐसा पौधा दिख रहा है जो लग रहा है कि इस वैरायटी से इतर है, वो दिख जाता है, ऊंचा नीचा कोई है, तो उसको आप उखाड़ के फेंक दे। उस गेहूं के पौधे को या दूसरे खरपतवार के पौधे हैं, उनको अगर मान लीजिए आपने दवा डाली, खरपतवार नहीं मरी, तो फेलरिस माइनर है, तो उनको उखाड़ करके आप फेंक दीजिए। जैसे ही बालियां आ जाएं, उनको पकने मत दीजिए, उनको खेत में रहने मत दीजिए। इसके बाद यदि कंबाइन से आप कटाई करते हैं किसान भाई, तो आप खेत के किनारे किनारे एक बार उसकी कटाई कर लीजिए कंबाइन से, और जितना गेहूं उसमें जो प्रोडक्ट आया उसको अलग कर लीजिए। वो बीज के रूप में उपयोग मत करिए, क्योंकि किनारे किनारे जो खेत होते हैं उसमें दूसरे अगल बगल के खेत के भी परागकण आ सकते हैं, या कोई चीज़ जहाँ से कंबाइन मशीन मान लीजिए चल के दूसरे के खेत में आई है, तो वो दूसरी वैरायटी में काट करके आया होगा, तो उस कंबाइन मशीन के अंदर भी हो सकते हैं कुछ दाने, तो आप उसको निकाल दीजिए। इसके बाद जो आप काटते हैं उसको अपने जितना उपयोग के लिए आपको आवश्यकता है उतने गेहूं के बीज को आप रख सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आप थ्रेसर से मान लीजिए, भूसा यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ गेहूं कम होता है, यहाँ भूसा की भी आवश्यकता होती है, जानवरों के लिए भूसा भी होता है। आप थ्रेसर से इसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में 2, 3, 4 बोरी थ्रेसर से जो दाने निकलते हैं उसको अलग कर लीजिए, उसको मत उपयोग में रखिए अपने बीज के लिए। कारण ये है कि कभी जो थ्रेसर चला होगा कोई दूसरा वैरायटी, हर आदमी तो एक किसान अलग अलग वैरायटी बोता है, अलग अलग है, तो आप ये प्रवृत्ति जरूर रखिए। आप अपना पैसा बीज में ज़्यादा खर्च करते हैं और गारंटी नहीं है कि बीज आपको उससे अच्छा मिले जो आपके यहाँ है। भाई जो आपने देखा है, तो आपके खेत में आपने लगाया है, उसमें उससे ज़्यादा प्रत्यक्ष क्या है? आप ज़रूर से ज़रूर बीज गोदाम से लेते हैं, 3 साल तक ज़रूर जो है अपने उसी बीज का उपयोग करिए, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है कि हम ठीक है एट सोर्स सब्सिडी देंगे, लेकिन हम एक किसान को जब एक बार ले लेगा तो उसको 2 साल 3 साल बाद दोबारा देंगे।
और सब आधार अथेंटिफिकेशन से देंगे, इसलिए उसमें आप बता भी नहीं सकते कि भाई हम पिछली बार नहीं लिए। जैसे अंगूठा लगाएंगे वो बता देगा कि भाई फला व्यक्ति त्यागी जी ले चुके हैं बीज, अब इनको इस बार बीज नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एक महत्वपूर्ण योजना शासन की ओर भी चल रही है सरकार की, पीएम प्रणाम योजना। क्योंकि हम लोग अंधाधुंध तरीके से जो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हमें कंट्रोल करना है। खास तौर पे यूरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अगर नाइट्रोजन यूरिया का आप ज़्यादा जितना आप डालते हैं खेतों में, उसका 40% पौधे ले पाते हैं और सब वायुमंडल में चली जाती है, लीच आउट हो जाता है, हमारा पोल्यूशन भी बढ़ता है, वायुमंडल पोल्यूटेड होता है, हमारी ज़मीन खराब होती है। आप जो रिकमेंडेड डोज है, ज़मीन का जांच करवा के उसको उपयोग करें या अधिक मत उपयोग करिए। क्योंकि जब आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कीड़े रोग कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। गन्ने में आपका रोग कीट आया, जो ये रोग कीट ज़्यादा आ रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि आप इम्बैलेंस फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं। आप असंतुलित रूप से फर्टिलाइजर का देखा देखी कि भाई बगल के किसान ने बगल के ज़्यादा डाल दिया, हम भी डाल देते हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको खाने को 2 रोटी खाता है, 4 रोटी अगर खिला देते हैं ज़बरदस्ती, तो क्या 2 रोटी में भी काम चल सकता है? 2 रोटी फालतू हो गई ना, तो वो नुकसान करेगी। इसीलिए खेतों को भी हम उतना ही न्यूट्रिएंट दें जितने में हमें आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से हम किसी भी न्यूट्रिएंट का उपयोग ना करें, बैलेंस फर्टिलाइजर का उपयोग करें। दूसरी बात, आपके यहाँ मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूँ, आपके यहाँ गन्ना मिले हैं, वहाँ से जो मैली निकलती है ना, राख निकलती है, वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें पोटास होता है। और यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो बना के उसी गन्ना फैक्ट्रियाँ भी बनाती हैं और उसी का जो है दाने बना करके बेचते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। आप तो इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं। CBG प्लांट में FOM आपके यहाँ उपलब्ध है, सस्ते दरों पे उपलब्ध है। आप तो एकदम से नेचुरल जगह बैठे हैं, आपकी ज़मीन इतनी अच्छी है, दोआबा की ज़मीन है, आपको संसाधन मिले हुए हैं, जानवर हैं, आप FOIM का भी उपयोग करिए। आप यूरिया DAP पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम करिए, ये करना पड़ेगा। आने वाले समय पे अगर हम इसी तरह उपयोग करें तो बीमारी हमारे बढ़ेगी और साथ में हमारा उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। और जिन किसान भाइयों का PM किसान सम्मान निधि में दिक्कत है, तो सोमपाल जी इनका नोट कर लीजिए डिटेल, मोबाइल नंबर सहित, और देख करके हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि क्या समस्या है और निराकरण क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। जी सर 1 मिनट और आपका लेना चाहूँगी। एक सवाल इस जानकारी से संबंधित आप पूछें। DAP में नाइट्रोजन फास्फोरस कितना प्रतिशत होता है बताइए? DAP में तो 18-40 हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दे दो भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर हंसराज KV के हेड मुजफ्फरनगर। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ग्रीन TV की किसान चौपाल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर राम बरन सिंह, ट्रेनिंग ऑफिसर UP शुगरकेन फार्मर ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरनगर। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आप सभी से गुजारिश है थोड़ी सी शांति बनाकर रखें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हंसराज सर को। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि गन्ने की खेती में उर्वरकों का और पोषक तत्वों का प्रबंधन किसान कैसे करें। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं। हंसराज सर। धन्यवाद मैडम। और मेरे अन्नदाताओं, चूँकि अगर हमारी संस्कृत में सबसे बड़ा दाता होता है तो अन्नदाता, जैसे कहते हैं ना कि दान लोग पैसा देते हैं, लेकिन अगर जिसने प्यासे को पानी और भूखे को अन्न दिया वो सबसे बड़ा अन्नदाता होता है। तो सम्मानित मेरे अन्नदाताओं, जो आप 140 करोड़ जनसंख्या की भरपाई कर रहे हैं, पेट की पूर्ति कर रहे हैं, और पूर्ति नहीं आप विदेश को भी भेज रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद की कड़ी में अपने जो हमारे साथी हैं कृषि विभाग के हैं,
आपके गन्ना विभाग से हैं और हमारे कुछ प्रगतिशील कृषक भाई हैं। मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि अपने इस समय में से निकाले हैं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि आप नाम रहे हैं विज्ञान केंद्र, और विज्ञान केंद्र का उद्देश्य होता है कि जो किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनको निदान करना। और कृषि विज्ञान केंद्र इस जनपद में 2 है और इसका श्रेय माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बालियान साहब को जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रत्येक जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया, लेकिन बालियान साहब ने यहाँ पर 2 कोनों पर, एक आपका बगरा में जो करनाल रोड पर है, एक चितौड़ा झाल जो आपका खतौली के पास है। तो कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य मैं बता दूं आपको। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जमीन घटती जा रही है और डिवाइडेशन होता जा रहा है, तो खेती के साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का परिकल्पना है कि किसानों की आय को दुगुना कैसे किया जाए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दें और दुगुना हो जाए। इसके लिए आपको कुछ प्रबंधन करने होंगे। जैसे अब खेती में 2 तरह का होता है, या तो हम क्षेत्रफल बढ़ाएं, वो संभव नहीं है कि हम जो है 10 बीघा उसको 15 बीघा कर दें। तो इस 10 बीघे में हम ऐसी प्रजातियों का चयन करें, ऐसी तकनीकी का चयन करें, ऐसी उसमें विधियां डालें कि हमारी 1 वर्ष में 2, 1.5, 2.5 फसल एक साथ हो जाए। दूसरा यह है कि अभी हमारे जो जिला कृषि अधिकारी महोदय ने बताया कि हम लोग अंधाधुंध रासायनिक खादों, दवाओं का और पानी का प्रयोग कर रहे हैं। और गन्ना, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो किसान भाइयों से पूछो तो क्या कहते हैं, उनका नारा कहते हैं कि ले खाद ले पानी, ले खाद ले पानी। हमने चौधरी साहब रुको, तो उन्होंने कहा रुको, तो वहीं गए, जहां रुके वहीं गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं कि दोआब जैसे जगह में हैं, 2 नदियों के बीच का है, भारतवर्ष की सबसे उपजाऊ जमीन है। उस जमीन का हम लोग आगे पीढ़ी के लिए कुछ नहीं दे जाएंगे, क्योंकि हम जो है रासायनिक दवाओं, खादों का इतना प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे स्वास्थ्य भी देखिए, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि पहले हमारे कुछ हमारे बड़े भाई समान बैठे हुए हैं, आप अगर उसको 25 साल 30 साल पहले की सिनेरियो देखें तो डायबिटीज, शुगर वाली बीमारी, वो शायद जो है एकाध लोग होती थी और कहा जाता था ये राज रोग है। तो ये राज रोग था, राजा मतलब अमीरों को होता था। आज के दिन में अगर जिसका 50+ एज है, मोर देन 80% डायबिटीज के लोग हैं। इसका सीधा उदाहरण है कि जो हमारी खान पान है, हमारी जो दिनचर्या है, वो बिल्कुल बदल गई है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। साथियों, जो ये हट गया थोड़ा सा, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताऊं। खेती के साथ साथ आय को बढ़ाना है तो विविधीकरण को अपनाना पड़ेगा। विविधीकरण मतलब होता है खेती के साथ साथ, खेती तो आपका है ही है, और खेती एक सीजनल है, एक समयबद्ध है। उसके समयबद्ध के तरीके से आप खेती के साथ साथ खेती से जुड़े उद्यम, जैसे अभी बीज की बात आ रही है, बीज उत्पादन करिए। और जिला कृषि अधिकारी महोदय डीडी साहब हैं, इनके सौजन्य से अपना बीज का ब्रांड बनाइए। अपना उस, चूंकि होता क्या है कि सिंपल सा गेहूं है, उस गेहूं को आप जो है 1900-2000 रुपए में बेचते हैं, और उसी गेहूं को जब बीज के रूप में लेते हैं तो 4000-5000 देना पड़ता है, यानी 40-50 रुपए किलो, और उसमें कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई किसान भाई हमारे साथ आप बीज उत्पादन करना चाहें तो पूरी, चूंकि समय नहीं है, पूरी तकनीकी बताऊंगा, और उसमें कुछ नहीं है।
बहुत सिंपल तरीका है कि इसी बीज को ग्रेडिंग करके वो एक उचित नमी पर उसमें जो है आपका फंजीसाइड मिला के और उसको पैक कर देते हैं, वही बीज आपका। और हमारी सरकार की मंशा भी है कि जो बीज सीड रिप्लेसमेंट रेट है, बीज संवर्धन वाली बात है, उसको बढ़ाया जाए। इतना कुछ होने के बावजूद आज जो है हम जो है दलहन में 3 से 4% और तिलहन में 2 से 2.5%, यानी इसका मतलब ये, और जो आपका खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं और धान, इसमें 15 से 20% पहुंच पाए हैं। इसका मतलब ये है कि किसान भाई 2 से 2.5% बीज अपना बोते हैं, बकिया रेस्ट दूसरे पास से होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अगर अपना बीज घर का बोएंगे तो 3 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि आप उसकी जानकारी लेंगे कि ये बीज मैंने बोया था, इसमें एक कैरेक्टर है, एक गुण है, ये बीमारी लगती या नहीं लगती है, नंबर 1। दूसरा चीज है कि उस बीज को आप समय से बोलेंगे, क्योंकि बाजार पर आश्रित नहीं रहेंगे। तो जब समय से बोलेंगे तो आप कहते हैं ना, आपकी भाषा, किसानों की भाषा, कि अगाया सो सवाया, मतलब अगर किसी गेहूं के बीज या किसी बीज को टाइमली बोल लीजिए और उसके बाद आप देखिए उन्हीं परिस्थितियों में आपका लगभग 10 से 15% वृद्धि हो जाएगी। ये होता है मैनेजमेंट फैक्टर, इसमें आपका पैसा कुछ नहीं खर्च होता है। इसके बाद हमारे चूंकि मैडम का आदेश है गन्ने पर विविधीकरण की बात कर रहा था मैं, तो खेती के साथ साथ ये आपके पास जो चॉइस हो, विकल्प हमारे पास है। कृषि विज्ञान केंद्र पर निःशुल्क प्रशिक्षण कर दी जाती है। और प्रशिक्षण जो पहले हम लोग कहते थे ना कि विज्ञान आओ करके सीखे, हम लोग कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद वो कहते थे विज्ञान आओ करके, यानी डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखे। और जो चीज आप अपने हाथ से कर लेंगे वो दिमाग में हमेशा बन जाएगी और वो उसको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताब एक बार मिलेगी, आप पढ़ेंगे, वॉश आउट हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है, अब इसके साथ आप मशरूम पालन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत है। दाल आपके पास है नहीं तो उसको आप एक अपने भोजन में उसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि बैकयार्ड पोल्ट्री का था, जो हमारे किसान, छोटे किसान हैं, वो मुर्गी पालन करें, उससे छोटे किसान जो हैं आपका बकरी पालन करें। मतलब खेती के साथ साथ कुछ लोग आपका मधुमक्खी पालन करें, कुछ लोग आपका मोती उत्पादन करें, कुछ लोग बीज उत्पादन करें। और गवर्नमेंट, अभी डीओ साहब बता रहे थे, गवर्नमेंट की ये मंशा है कि एक फार्मेसी बैंक बनाए जाएं, जो इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स हैं उनको किसी किसान को अनुदान के आधार पर दे दें और किसान अपने उससे आय प्राप्त करे और किसानों को उचित दर पर उनको प्रोवाइड कराए, उससे अपना जो है एक इनकम स्रोत बनाए। तो ये तो थोड़ा सा हमारा जनरल रहा। अब कृषि, अब थोड़ी बात आ रही गन्ने की, चूंकि गन्ने के लिए हमारे डॉक्टर रामबरन जी हैं, गन्ना वो विशेषज्ञ है, अच्छा है। तो गन्ने में जो बात आ रही, चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जनपद जो है एक जनपद एक उत्पाद में गुड़ और खांडसारी का है। और आपको बता दें कि आप सिर्फ गन्ने को पैदा करते हैं, गन्ने के साथ साथ इसके बाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी कुछ हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो गन्ने के साथ गन्ने का सिरका है, गन्ने की आपका गन्ने के खांड है, गन्ने का राब है, गन्ने ऑर्गेनिक गुड़ है, इस तरह करके काफी अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा आपसे उद्देश्य है कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा जो दूसरा है, वहां पर एक ऑर्गेनिक गोलू लगा हुआ है, जिनको देखना हो देख सकते हैं कि वहां पर ऑर्गेनिक गुड़ बन रहा है। एक छोटा सा प्लांट लगा है गन्ने का, उसको आप देख सकते हैं। तो गन्ने की जो बात आ रही है, सबसे बड़ी बात आती है गन्ने या किसी फसल की, आप संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे। संतुलित मात्रा का ये होता है, जैसे डीओ साहब ने बताया कि जैसे हम ही हैं, हम लोग घी को कहते हैं बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन अगर घी की जो मात्रा होती है 5 से 10 ग्राम रिकमेंडेड है,
अगर उसको हमने जो है 100 ग्राम 150 ग्राम लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो उससे जो है, इसीलिए जो हमने यूरिया को खाद मान बैठे हैं, उस यूरिया को अगर लगातार ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे जो दूसरे एलिमेंट हैं, जो दूसरे पोषक तत्व, उनको इस फार्म बदल देता है कि वो भाई कहते हैं ना कि न खेलेंगे न खेलेंगे न खेल बिगाड़ेंगे। तो क्या करता है, यूरिया ज्यादा मात्रा डालने से एक तो खेल बिगाड़ता है, और जितनी भी रोग या बीमारी लगता है उसका मेन कारण आपका यूरिया खाद होता है, समझ रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कोई बीमारी लगे, कोई कीड़ा लगे, पहला काम क्या कर, खाद बंद कर दो, यूरिया खाद, खाद का मतलब पोटास से डीपी नहीं, यूरिया खाद बंद कर दो। तो ये बात आ रही थी, तो मेरा यही उद्देश्य था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका उद्देश्य हमारे किसान भाइयों का आय को बढ़ाने के लिए उनको उद्यम से जोड़ना है। जो उनका वो उद्यम है, देखिए एक सिंपल सा उद्यम है जिसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, मुश्किल से 50,000 में काम बनेगा और 5 से 6,000 रुपये, 5 से 700 रुपये पर डे आपके जेब में आएगा। दूध का है, आप एक मोटरसाइकिल लीजिए और जो गांव से दूध कलेक्शन करिए और शहर पहुंचा दीजिए। अब मैं नहीं समझता कि उसका दर जो है 5 से 6 रुपये पर लीटर बढ़ जाएगा, सबसे छोटा। तो कहते हैं ना कि आज भी काम करने वाले को काम कमी नहीं है, न करने वाले को 50 बहाने हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैडम को बार बार इशारा हो रहा है, क्योंकि मैं मेन टॉपिक पर आ नहीं सका। अगर समय हो तो मैं थोड़ा सा, चलिए मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। आपने बहुत जिज्ञासा सुना। आपका खेती, उद्यान, पशुपालन, विविधीकरण, इससे रिलेटेड कि फसलों में कौन सी बीमारी लग रही है। हाँ, बीमारी के लिए मैं आप लोगों से बताऊंगा, कीड़े बीमारी के लिए सबके पास एंड्रॉयड नंबर है। आप कृपा करके जो प्रश्न करें उसका आप जो है वीडियो बना के एक हमारे पास भेज दें, ताकि होता क्या है, तो अब उसमें क्या है कि पीला होने के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो आपका नाइट्रोजन कमी, एक आपका जिंक की कमी, या धान के खेत में आप सीधा बो दिए, पानी ज्यादा लग गया तो पीला हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो भेज देंगे तो हम उस कारण को देख लेंगे कि कौन सा कारण है और उसका सही दवा आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। कि संतुलित मात्रा में मैंने बताया था रेशियो क्या होना चाहिए, जिसे बताया था 4, इसके आगे बताया था मैं। तो जो संतुलित कोई चीज देते हैं, हर चीज में देखते हैं, चाहे हम हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो, सबको संतुलित मात्रा में खाद चाहिए। तो संतुलित मात्रा में जो प्रपोर्शन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, क्या होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, क्योंकि बार बार होती है। सबसे अच्छा तो एक मृदा परीक्षण कराइए। अगर मृदा परीक्षण नहीं करा सकते हैं तो आप संतुलित मात्रा में, हाँ बताइए। मेरा नाम नित्यानंद त्यागी, रोहाना कला। सर, संतुलित मात्रा 4, 2, 1 होनी चाहिए। बहुत सही, 4, 2, 1 और आधा नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक। क्योंकि जिंक भी मेजर तत्व में आ गया है माइनर होने के बावजूद भी, तो इसका प्रयोग किया। मैं त्यागी जी को धन्यवाद देता हूं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राम बरन सिंह जी, ट्रेनिंग ऑफिसर हैं यूपी शुगरकेन फार्मर ट्रेनिंग सेंटर से। सर प्लीज स्टेज पर आएं और ओवरऑल मैनेजमेंट की किस तरीके से किसानों को गन्ने की खेती करनी चाहिए, कोई चूक ना हो कि मुनाफा कम हो जाए। सर धन्यवाद मैम। इस सदन में उपस्थित हमारे इस जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी साहिबान, सम्मानित अन्नदाता कृषक भाइयों, चूंकि मेरा नंबर लास्ट में है और गन्ने संबंधित जानकारी देने, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं। यदि कोई ये, क्योंकि गन्ने की फसल साल भर की फसल है, यदि कोई चीज़ रह जाए तो हमारा नंबर नोट करिएगा और हमेशा कभी भी आपको मौका मिले आप जानकारी का प्रयास करिएगा जरूर। सबसे पहले जो ये पीछे गन्ना लगा हुआ है, पीछे फोटो देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है ना, ये गन्ना सही है कि नहीं आपके दृष्टिकोण से, जितने हमारे किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं, चाहे बीज के हिसाब से, चाहे चीनी मिल के हिसाब से, या गुड़ के हिसाब से, ये चित्र सही है? क्योंकि हमारी इधर नजर हमारी गई
तो कहीं इसी शुरुआत कर लें, क्योंकि ये इस पर क्या कमी लग रही है। ठीक ठीक ठीक, बस हमारे गन्ना के कृषक बहुत जागरूक हैं। ये यदि गन्ने में जमाव हो गया तो वो कितनी अच्छी भी वैरायटी हो फिर वो अच्छी नहीं रह जाती है। ये यदि यूरिया हम ज़्यादा डाल देते हैं, यूरिया यदि ज़्यादा डाल दें तब जमा, मगर ऊपर की फिर भी नहीं जमती है, नीचे की थोड़ा बहुत ही है, या उसकी बंधाई में हम चूक कर जाए, ऊपर यदि उसका गर्दन दब जाए गन्ने के तब ये जमने की संभावनाएं हो जाती है, मगर इतना नहीं है। सबसे पहले मैं खेती की बात कर लूँ। खेती में गन्ने की समय बहुत ये गोष्ठी हो रही बहुत समय से, फरवरी इस समय 15 फरवरी के बाद गन्ने की बुआई का सीजन आ गया है। 2-4 बिंदु हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा बात बताने। सबसे पहले गहरी जुताई पर आप विशेष ध्यान दें। गहरी जुताई कर लें, बाद के रोटावेटर भले ही चला लें, कि सिर्फ रोटावेटर से खेत न तैयार करिएगा। फिर बीज की बात कर लें। बीज डीओ साहब अभी बीज के बारे में बहुत जागरूकता की है। गन्ने के बीज में, चूंकि गन्ने के बीज बोरियों में नहीं उपलब्ध है, बहुत जागरूकता के तहत हमारे यहाँ फार्म पर आप आइए, या आपके यहाँ जो खेत आप चीनी मिल को सप्लाई कर रहे हो या आप रखे हो आपके पास, उन्हीं से यदि बीज ले रहे हो तो थोड़ा बहुत जरूर आप जानकारी में रखिएगा, क्योंकि गन्ने का बीज सारा बीज नहीं है। उसमें 2-4 चीज़ें यदि हम शामिल कर लें, सबसे पहले तो उसकी व्यवस्था में हम अलग कर लें, उसकी बुआई से लेकर के आखिरी देखभाल यदि अलग कर लिया जाए तो और अच्छी बात है। मगर यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रमुख रूप से कीड़े, यदि जो वैरायटी हो वैरायटी होना चाहिए, कीड़े बीमारी से बिल्कुल ही अलग होना चाहिए, कीड़े बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई छेद वगैरह नहीं होना, और कम समय में बात यह की जाती है कि यदि चीनी मिल चल रही तो ऊपरी हिस्सा बो लिया जाए, टॉप अप पोर्शन, ऊपर का जो तिहाया हिस्सा का प्रमुख रोल यह है कि नीचे की आंख 5-6 महीने पहले बन जाती है, जो ऊपरी हिस्सा है वो 4-5 महीने बाद बनती है। तो ऊपरी हिस्सा कम अवधि, कहने का मकसद ये कि वो फसल कम अवधि की हो, और नीचे का हिस्सा काट करके चीनी मिल में आप दे दीजिए। एक चीज और महत्वपूर्ण है, आप लोग करते बहुत कम है, उसका उपचार, सीड ट्रीटमेंट हमारे किसान भाई बहुत ही कम करते हैं, मगर बहुत सस्ती दवा है। सारे लोग जानते होंगे बाबास्टीन। यदि 238 वैरायटी है उसमें आप करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम और इमिडा, और थोड़ी मात्रा उसमें 1 मुट्ठी यूरिया। मगर जब आप इसका घोल बनाने में ये विशेष ध्यान में रखें कि दवा आपने पानी में मिला दिया, 1 लीटर में 1 ग्राम दवा लगती है बाबास्टीन। यदि पानी में डायरेक्ट 100 लीटर का बर्तन है 100 ग्राम दवा डाल दिए तो दवा घुलती नहीं। पहले एक प्लास्टिक के बर्तन पर हालांकि हमें गाढ़ा घोल उसका इमल्सन बना लें, फिर जितना बर्तन आपके पास है 100 लीटर का 100 ग्राम का घोल बना ले, फिर उस बर्तन में वो गाढ़ा घोल इमल्सन डाल दें, फिर पानी भर लें, फिर वो कटे वाले टुकड़े 2 बर्तन हो पहले डालते जाएं, फिर दूसरे में डालते जाएं। जब पहला भर जाए फिर दूसरे में डालना शुरू कर दें। 2 आंख से ज्यादा टुकड़े नहीं होना चाहिए। यदि हमारे यहाँ से बीज गया तो 1 आंख कर लीजिए, मगर 3 आंख 4 आंख पूरा गन्ना बो करके बाद के बलकटी से काट देना, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। 2 आंख से ज्यादा नहीं, क्योंकि कम समय है, बात हमें पूरी आपको बताने है, तो 2 आंख ही पर्याप्त रखिएगा। हमारे यहाँ बीज आया तो 1 आंख कर लीजिए। फिर आप खाद प्रबंधन की बात आती है। हमारे केवीके के प्रभारी महोदय काफी अच्छी चीज बताई। गन्ने में खाद मिट्टी की जांच के बाद संस्तुति की जाती है। यदि आपके पास नहीं है तो 1 बीघे की खाद हम आपको बिल्कुल सरल रूप से बता दें, मुश्किल से लीजिए। फिर हल्की मिट्टी, उसमें कूड़ा नहीं बंद करना, हल्की मिट्टी आप ढकाई कर दें। फिर पहले ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और इसी बीच में यदि पहली सिंचाई के आसपास या शुरुआत में 38 वैरायटी है तो ट्राइकोडर्मा भी आपको प्रयोग करना है। ट्राइकोडर्मा इस समय हमारे फार्म में उपलब्ध है,
बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट, 56 रुपया किलो। और ट्राइकोडर्मा में यदि आप इसके गन्ने के जो रेड राट बीमारी उसके बचाव के लिए डाल रहे हैं तो जो ट्राइकोडर्मा की जो वैरायटी है वो हर्जेनियम, उसको आपको लाना, वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। उसको आप जब आप डालेंगे पूरा कल्चर मिला करके 2 किलो ले आइए, 50 किलो सड़ी गोबर में मिलाकर हफ्ते 10 दिन रख दीजिए। जब आप बोरी ढक देंगे, बढ़िया पानी का छींटा आप डाल देंगे तो हफ्ते 10 दिन में वो बिल्कुल ही आपका पूरा ही ट्राइकोडर्मा बन जाएगा। चाहे उसको बुआई के समय डाल लें, चाहे बाद में आप कूड़ डाल लीजिए, मगर डालिए जरूर। फिर जब पहली सिंचाई का नंबर आता है तो पहली सिंचाई में जब आप गुड़ाई करने जाएं तब यूरिया काम शुरू होता है। यूरिया का मतलब थोड़ी यूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिया की जरूरत है, पूरी बैग की जरूरत नहीं है। जो मुश्किल से 28 से 30 किलो है, बारिश से पहले 3-4 बार में बारिश से पहले एक सिंचाई किए, जब पैर में मिट्टी लगने न लगे आप निकल करके देख लिए। फिर गुड़ाई के समय कूड़ आप डाल दीजिए, गुड़ाई कर दिए, फिर एक सिंचाई आप छोड़ दीजिए। कहने का मकसद है कि बारिश से पहले यूरिया भी डाल करके आपको फुर्सत हो जाना है। जब बारिश शुरू हो जाए तो सिर्फ हमें कीड़े और बीमारी का प्रबंधन करना है, उस समय फिर खाद नहीं डालना है। फिर हमारे किसान भाइयों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि साहब हमें यदि गेहूं काट करके गन्ना बोएं उस समय उसमें कब हम खाद डालेंगे? उस समय हम लेट हो चुके होते हैं। यदि उस समय यदि आप यूरिया डालते हैं बारिश होने के बाद तो यूरिया का नुकसान तो है ही है खाद का, मगर कीड़े और बीमारी भी ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि ये समय का अभाव है। बात तो बहुत बताना चाहते, एक बात और बता दें, कभी मौका मिले तो आप हमारे यहाँ हम लोग विजिट कार्यक्रम कराते हैं। इस समय हमारा एक करनाल का कार्यक्रम चल रहा है, एक कल पूना का है। हमारे यहाँ 3-4 लोग हैं, 2 मुजफ्फरनगर जिले के, 2 अदर से हमने लिया है, तो कल तो उनको हम भिजवा रहे हैं। करनाल का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, कभी मौका मिल जाए तो आप हमारे साथ चलिएगा। हम पूरी चीज़ लैब टू लैंड प्रोग्राम कर, प्रयोगशाला से खेत तक, कम क्षेत्रफल में कम लागत में अधिक उत्पादन की जहां बात की जाती, सारे टेक्निकल प्रोग्राम हम लोग चलाते रहते हैं। और आपके यहाँ बीच में आकर के हम लोग गांव में भी आते, कभी भी कोई समस्या हो तो हमारे फ़ोन पर आप खबर करिए, मैं टीम के साथ आपके यहाँ। यदि कीड़े की बीमारी, क्योंकि सबके एक्सपर्ट अलग अलग है, मैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से हूँ, फिर भी आप चाहे वीडियो बना करके भेज दीजिए या कोई दिक्कत है तो मौके पर आकर के हम लोग आकर के वहीं पर आपका निदान बता देंगे। और बिना सलाह के कोई भी दवाई न डालें, बिना सलाह के। चाहे हमारे हर सोसाइटी में गन्ना क्लिनिक भी खुली हुई है, थोड़ा वहाँ जाकर के सलाह लें या फोन से बात करने पर कोई दिक्कत नहीं, आपको उचित सलाह मिल जाएगी। चूँकि ये समय ज़्यादा हो रहा है, सारे किसान भाइयों को ये जो ग्रीन टीवी की तरफ से, हमारे संचालिका महोदय की तरफ से, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हाँ, एक क्वेश्चन आपका रह गया था इस समय, जो आप वैरायटी हमसे पूछ रहे थे। देखिए, अर्ली की तो बहुत वैरायटी है। अब तो हो सकता है आने वाले समय पर जो अर्ली का प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो लेट पर आ जाए। सामान्य में जो सामान्य की वैरायटी है, एक तो CO 5011 भी अच्छी वैरायटी है। हमारे यहाँ फार्म में आप आइए, गन्ना शोध परिषद हमारा कार्यालय सर्कुलर रोड पर है, उसके जस्ट पीछे जो DM कोठी की जस्ट फार्म, बहुत बड़ा फार्म है, शायद आप लोग सब लोग देखे हो, ना देखे हो तो आप आइए, हमारा नंबर आप रखिए, हम आपको साधारण बीज मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सामान्य वैरायटी आइए, सब देख लीजिए, फार्म में सब लगी हुई, जो आपको अच्छा लगे, जो वैरायटी आपको अच्छी लगे। एक वैरायटी आपको नहीं बोलना, कम से कम 3-4 में 2 आपकी अर्ली हो गई तो 2 सामान्य की हो गई। 50-50% का रेशियो रखिए, क्योंकि सिर्फ 238 का जो इतना एरिया हो गया, इसीलिए ये समस्या आ गई। जो गन्ने का कैंसर है, इसका इलाज जो बुआई के समय कौन सी दवा डालते हैं, गन्ने के बहुत एक्सपर्ट है हमारे। मेरा नाम फुरकान,
गांव असदनगर, सदर ब्लॉक से बोआस्टीन। चलिए कुछ कुछ ठीक है, 100% नहीं। और जो बुआई के समय में ट्राइकोडर्मा, हाँ ट्राइकोडर्मा। और मैं एक एक करके नाम अनाउंस करूंगी किसानों के, और थोड़ा जल्दी जल्दी आइएगा ताकि कार्यक्रम जल्दी संपन्न हो सके। जगपाल सिंह जी कसौली से, कामेश्वर प्रसाद शर्मा, कमेश त्यागी जी, भूपेंद्र सिंह जी डायरेक्टर FPO चरथावल से, राकेश कुमार जी सन ऑफ रघुनाथ सिंह, मनोज त्यागी जी सन ऑफ रामफल त्यागी, नित्यानंद त्यागी जी रुहाना कला से, मनोज कुमार नन्हेड़ा से, राकेश कुमार जी जानसठ से, चरण सिंह जी शेरपुर से, मुदसिसर सन ऑफ मोहम्मद एहसान, ब्रिजेश कुमार सन ऑफ श्याम सिंह, आनंद पाल जी सन ऑफ समय सिंह बरूकी मोरना से। अंतिम 5 मिनट कार्यक्रम का समापन कर रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए आपके काम के 2 नंबर मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो नंबर्स आप ज़रूर नोट कर लें, आपके काम आएंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है कृषि से संबंधित, उर्वरकों से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, तो धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022। धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। बाकी पीछे स्टॉल है, विजिट कर सकते हैं यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं। ग्रीन टीवी बीते 11 सालों से कृषि व किसान के उत्थान की दिशा में कार्यरत है, और आपके लिए जब से व्हाट्सएप का चलन चला है, हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर आप अपनी समस्या कृषि से संबंधित लिखकर भेज सकते हैं। नंबर है 8097864300। फिर से नंबर दोहरा रही हूँ, 8097864300। उम्मीद करती हूँ आपने नंबर सभी ने नोट कर लिया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी किसानों का, हमारे सभी एक्सपर्ट्स का, कार्यक्रम में आकर हमारे किसानों से इतनी अच्छी बातें की, तमाम जानकारियां दी। सभी एक्सपर्ट्स का, कृषि विभाग के सभी विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, गन्ना विभाग से आए हमारे खास मेहमानों का, KVK से आए KVK हेड हंसराज सर का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे किसानों के लिए समय निकाल कर उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तहे दिल से मुजफ्फरनगर के उन तमाम किसानों का जो विभिन्न ब्लॉक से आए और किसान चौपाल में आकर तमाम बातों को ध्यान से सुना। अभी के लिए ग्रीन टीवी इंडिया पर इतना ही, फिर होगी मुलाकात अगली किसान चौपाल में आपके साथ। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।